यूनियन बजट 2021 हमारे सामने है और अब तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या जिन उम्मीदों आकांक्षाओं के साथ हम आगे बढ़ रहे थे और जो दृष्टि नज़र जो हमारी बनी हुई थी बजट पर, उसमें कि यह बजट कितना खरा उतर सका है, यह सवाल अपनी जगह है। दूसरी जगह यह सवाल है कि जिस तरह से कोविड-19 के सिचुएशन के बाद हम उभरे हैं और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था डामाडोल स्थिति में थी, ऐसे में भारत जब अपना नया बजट लेकर आ रहा है अगले वर्ष का, तो यह उस स्थिति से उबारने में किस तरह से सहयोग कर सकेगा और किस तरह से नहीं, यह सवाल अपनी जगह है। लेकिन इन सवालों के पहले जो प्रमुख सवाल है वो ये है कि आखिर बजट होता क्या है, क्यों इसका होना ज़रूरी है और आम जनजीवन में, हमारे और आपके जनजीवन में क्या वाकई बजट कोई अहम रोल अदा करता है, क्या इसका प्रभाव हम लोगों पर पड़ता है। इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ दिलीप कुमार साहू सर हैं, जो कि गौसना कॉलेज में इकोनॉमिक्स विभाग के एचओडी भी हैं, और इनसे हम समझेंगे कि आखिर बजट की हर एक बारीकियां किस तरह से आम जनजीवन को प्रभावित करती है। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। एक तो सर बजट के बाकी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से ये अच्छा है बुरा है, लेकिन बजट क्यों ज़रूरी है? मतलब हमारे लिए, आपके लिए क्या फ़र्क पड़ता है? संसद की चीज़ है, तमाम तरह कार्रवाई होती रहती है, जैसे हम जीते हैं, आप जीते हैं, हम लोग जीते रहते हैं, कोई फ़र्क क्यों पड़ता है हम लोग को बजट से? देखो आर्यन, बजट एक इम्पोर्टेंट वेपन है, हथियार है। बजट के माध्यम से ही हम देश के विकास की रूपरेखा तैयार करते हैं। सरकार बजट के माध्यम से आय और व्यय का अनुमानित आंकड़ा तैयार करती है। सरकार सबसे पहले किन किन क्षेत्रों में खर्च करना है उसका अनुमानित आंकड़ा तैयार करती है। तत्पश्चात सरकार देखती है कि अब हमको रेवेन्यू किस किस सेक्टर से आ सकता है, जो हम खर्च कर रहे हैं खर्च का हम पूरा किन किन क्षेत्रों से करेंगे, फंड का क्रिएशन किस तरह करेंगे, सृजन किस तरह से करेंगे, इनका ध्यान रखती है। तो अगर हम इसको सरल शब्दों में कहें तो बजट एक वित्तीय वर्ष के आय व्यय का लेखा जोखा होता है। अब सवाल यह है कि सरकार बजट क्यों पेश करती है। सरकार बजट के माध्यम से ही जनता को बताती है कि हम आने वाले वित्तीय वर्ष में शिक्षा में, स्वास्थ्य में, विज्ञान में, उद्योग में, कृषि में इतना इतना खर्च करेंगे और इन खर्चों के लिए हम कहाँ कहाँ से फंड एकत्रित कर रहे हैं। जनता कई रूप में सरकार को कर देती है, वस्तु के रूप में, सेवा के रूप में, उसी तरह से उद्योग भी निगम कर के रूप में कर देते हैं। तो इन करों के माध्यम से जो विकास का खाका होता है उसको पूरा करने का सरकार प्रयास करती है। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे करदाता हैं जो कर चुकाते हैं और वो जानना चाहते हैं कि हम जो कर भुगतान कर रहे हैं वो पैसा कहाँ जा रहा है। तो बजट के माध्यम से ही सरकार बताने का प्रयास करती है कि जो तुम मुझे कर के माध्यम से जो पैसा दे रहे हो उस पैसा को हम देश के विकास कार्य पर लगा रहे हैं, जनता की बेहतरी के लिए खर्च कर रहे हैं। तो अगर इसको हम एक शब्द में कहें तो कहीं ना कहीं बजट अर्थव्यवस्था की आईना होता है। यानी कि सरकार अगले एक साल में किस तरह से खर्च करने वाली है, कितने रुपए किस विभाग में, किस उद्योग में, किस सेक्टर में खर्च करने वाली है, ये अनुमानित आंकड़ा जो है वो बजट कहलाता है। ठीक है, आज निर्मला सीतारमण ने यह बजट हमारे बीच प्रस्तुत किया, जो कि हमारे देश के वित्त मंत्री भी हैं। बहुत शुरू से बात कही जा रही थी सर कि यह, वो खुद भी कह रही थी कि 100 सालों में ऐसा बजट नहीं आया होगा जिस तरह का बजट आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आपने चूँकि सुबह से आप इस पर नज़र बनाए रखे हैं, आप इसी विभाग से भी आते हैं, तो क्या लगता है इस बजट को आप किस तरह से देखते हैं, कितना आम जनजीवन में कितना प्रभावित करेगा ये बजट? इस बजट के मैंने कुछ बिंदुओं को देखा तो ये महसूस किया कि बजट काफ़ी संतुलित है। इस बजट में मैंने पहले बजट पेश होने से पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने चर्चा किया था कि पिछले साल अगर जो जीडीपी दर में जो कमी आई है इसके पीछे दो कारण थे। निजी निवेश में कमी हुई थी और निजी उपभोग में कमी हुई थी। निजी निवेश में कमी होने के पीछे कारण ये था कि बहुत सारे संगठित और असंगठित क्षेत्र में लोगों का रोजगार छीन चुका था। रोजगार छीनने के वजह से लोगों का आय कम हो चुका था और आय कम होने के वजह से लोगों की मांग कम हो चुकी थी और कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था में समग्र मांग कम हो चुकी थी। समग्र मांग होने के कारण बेरोजगारी की स्थिति पैदा हो गई थी। तो यहाँ पर मैं अनुमान लगा रहा था कि सरकार क्या करती है बजट में। सरकार अगर जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसको अगर सुधार करना चाहती थी या उसको 10 या 11% लाना चाहती थी, उसके लिए सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने के साथ साथ ये कोशिश कर रही थी कि हम मतलब कुछ इस तरह से टैक्स को चेंज करें या टैक्स में कोई छेड़छाड़ ना करें ताकि हम
जीडीपी का ग्रोथ रेट को 10 से 11% रख सकें। यहाँ पर सरकार ने दोनों चीज़ों को ध्यान दी है। सरकार ने कुछ योजना में जैसे कि मनरेगा में कुछ वृद्धि की है, कुछ स्वास्थ्य में वृद्धि की है और कुछ किसानों के लिए जो एमएसएमई होता है उसमें भी कुछ बढ़ोतरी की है। तो इस माध्यम से हम कह सकते हैं कि मांग बढ़ाने का प्रयास किया गया है। तो कहीं ना कहीं इससे निजी उपभोग में वृद्धि हुई है। दूसरी बात यह है कि जो हमारे स्मॉल और मीडियम सेक्टर के जो उद्योग होते हैं उन पर भी काफ़ी सरकार की जोर है। अगर ये उद्योग लगते हैं, तैयार होते हैं, तो इसके द्वारा से हमारा जो पूर्ति साइड बहुत ही मजबूत होगा और आने वाले समय में हम देख पाएंगे जो हमारा जीडीपी जो नेगेटिव हो चुका था वो निश्चित रूप से हम लोग का पॉजिटिव हो जाएगा। 10 से 11% को हम छू सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हमने पिछली बार स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी चुनौतियों का सामना किया है ना, कोरोना को लेकर के। कोरोना महामारी अचानक आने से हम, चाहे वो मास्क हो, चाहे वो पीपीटी किट हो, चाहे वो वेंटिलेटर हो, हर चीज़ों की हमारे पास कमी थी और हम कोरोना महामारी से नहीं लड़ पा रहे थे। इन तमाम चीज़ों को देख करके सरकार ने आपातकालीन सेवाओं को देखते हुए 35,000 करोड़ रुपए अलग से खर्च करने की बात रखी है। ये बहुत ही स्वागत योग्य है। और जिस तरह से सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्रों को ध्यान दिया है और जो अनुमानित खर्च करने के जो उसने आंकड़ा तैयार किया है और उसी ढंग से अगर खर्च करती है तो आने वाले 1 साल में हम स्वास्थ्य क्षेत्र को बहुत बेहतर रूप में देखेंगे। वैक्सीन के लिए भी अलग से प्रावधान किया गया। वैक्सीन के लिए भी अलग से 35,000 करोड़ का व्यवस्था किया गया है। अच्छा, ये तो है कि चूंकि स्वास्थ्य में हम लोग बहुत गंभीर स्थिति में थे और अब उम्मीद की जाएगी जिस तरह से अलग से प्रावधान किए गए हैं तो उस पर कुछ इजाफा देखने को मिले और जो स्थितियां जो थी वो बेहतर हो सके पहले से। जी। दूसरा एक जो बड़ा मुद्दा इस वक्त देश में चल रहा है वो किसान आंदोलन का है और किसान जो है लगातार एमएसपी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और लगातार चीज़ों को लेकर अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। कई दिनों से प्रदर्शन भी चल रहा है। इस बार 75,000 करोड़ रुपए के आसपास का अलग से प्रावधान किया गया जो किसानों के लिए होगा, कृषि के लिए होगा। इसका क्या असर कुछ पड़ सकता है? आपको लगता है कि किसानों की स्थिति में और शायद कुछ बदलाव आ सकता है इस 75,000 रुपये करोड़ से? हाँ, किस एक्चुअली ये जो फार्म बिल आया था और फार्म लेकर के सरकार मतलब जो सोची थी किसान के हित के लिए हो नहीं पा रहा था और विपक्षों के द्वारा या कुछ जो हम लोग समाजशास्त्री हैं उनके माध्यम से किसान में कुछ इस तरह की चीज़ें डाल दी गई कि जो फार्म बिल आ रहा है वो आपके हित में नहीं है, आपको उससे नुकसान होगा। और किसान इस बात को इतनी गहराई से लिए कि उस बिल के बिल्कुल विरोध हो गए। तो इस बजट के माध्यम से सरकार के पास चुनौती ये थी कि हम कुछ ऐसा व्यवस्था करें जिससे हम बिल को ले पाएँ। तो ये 75,000 करोड़ खर्च किए हैं और एमएससी को जो डबल करने की बात कही है उसे कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो एमएससी को लेकर के अनिश्चितता बना हुआ था कि सरकार इसको हटाने जा रही है ना, कहीं हमारे लिए बेकार हो रहा है ये सारी चीज़ें। जो कृषि क्षेत्र है निजीकरण की ओर बढ़ रहा है तो उसको जो 1.5 गुना कर दिया है उससे किसान में थोड़ा सा होप ये आएगा कि सरकार हमारे साथ है, सरकार हमको छल नहीं रही है, ठीक है। और लोग विश्वास करेंगे और सरकार को जो 3 कृषि बिल का जो मसौदा तैयार किया है उसको पास कराने में या लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। किसानों की स्थिति में लगता है कुछ सुधार होगी क्योंकि किसी कृषि बिल के पहले भी या उसके बाद भी हम देखते हैं कि आसपास किसानों की स्थिति वाकई ठीक नहीं है और कई सालों से ठीक नहीं, आज की बात नहीं है। तो ऐसे में क्या इससे किसानों की स्थिति बेहतर हो पाएगी? आर्यन, किसान की स्थिति बेहतर होने के लिए इस बिल का आना अति आवश्यक है। बजट के माध्यम से हम किसान के बेहतरी की बात तो मैं नहीं कर सकता हूँ कि हो गया अच्छा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मैं अगर किसान की बेहतरी की बात कर रहा हूँ तो तीनों बिल को आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज से 70 साल तक किसान कभी खिलाड़ी के रूप में सामने नहीं आया था। इस बिल के माध्यम से किसान खिलाड़ी के रूप में बाहर आएगा और खिलाड़ी के रूप में खेलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, किसान के जो प्रोडक्ट हैं उसको हम मार्केट के भरोसे छोड़ रहे हैं। अब क्या है कि अगर जब भी हम लोग इकोनॉमिक्स में बोलते हैं, अगर चीज़ों को इफ़िशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट करना हो, है ना, उनका कीमत कैसे तय करना है, तो अगर कीमत तय करने का जिम्मा अगर हम बाजार समिति को देते हैं, कीमत तय करने का जिम्मा अगर हम किसी एजेंसी को देते हैं तो कभी किसान का भला नहीं हो सकता है। जो हमारे एमएससी है, एमएससी के माध्यम से सरकार बाजार समिति कीमत तय करती है और एक बड़ा जो हमारा परसेंटेज है गरीब का उसको हम जन वितरण प्रणाली के माध्यम से राशन पहुंचाते हैं। तो किसान
से सरकार ये प्रयास करती है कि कम से कम कीमत पर परचेज करे ताकि हम उसको कम में दे सकें। तो किसान सरकार के पास मजबूरी है कि वो चाह कर भी किसान को ज़्यादा कीमत नहीं दे सकती है। लेकिन जब किसान का प्रोडक्ट मार्केट में आ जाएगा और मार्केट में जब आएंगे तो उनकी चीज़ों की कीमत मार्केट में डिसाइड होगा, तो हो सकता है कि जितना वो सोचते उससे बेहतर उसको कीमत मिल सकता है और आने वाले समय में बेहतर होगा। अब यहाँ पर किसान इस बात को ये समझ रहा है कि नहीं, यहाँ पर अडानी आ जाएंगे, अंबानी आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमको नुकसान होगा। मैं एक चीज़ बता दूँ, दूध की अगर हम लोग बात करें, एक समय जब दूध बाज़ार में नहीं था तो लोगों को बहुत मुश्किल होती थी, दूध हमेशा नहीं मिलता था। लेकिन जब दूध को मार्केट के भरोसे छोड़ दिया गया, मार्केट हवाले कर दिया गया, तो आज हम लोग के यहाँ पर क्या है, 365 गुना 24 गुना 7 है ना। हमको पूरा साल है, जब चाहे तब हम दूध ले सकते हैं। लेकिन हम किसान के अनाज के साथ ये नहीं देख सकते हैं। अगर हम किसान गेहूँ उत्पादन करते हैं तो गेहूँ हमको जब उत्पादन करता है तब उसके सामने दिखाई देता है, 3 महीना के बाद जाएंगे तो उसके पास गेहूँ नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं किसान को हम बाज़ार से अलग रख रहे थे और यही वजह है कि किसान को अपने मेहनत के अनुरूप उसको कीमत नहीं मिल रहा था। हम जब किसान को बाज़ार में छोड़ देंगे, बाज़ार के भरोसे छोड़ देंगे, तो किसान सालों भर खेलेगा बाज़ार के साथ में और उसको एक बेहतर कीमत मिल सकता है, उसकी स्थिति बेहतर हो सकती है। तो कृषि कानून को लेकर आपने बात कही, जो देश जो है सर वो लगभग काफ़ी बड़ी संख्या में लोग मिडिल क्लास लोग हैं, व्यापारी वर्ग हैं, सैलरी क्लास हैं। ये बात आ रही है कि सैलरीड क्लास लोगों के लिए इस बजट में कोई खास नहीं है और ना ही व्यापारियों के लिए, जो मध्यम वर्ग लोग हैं। टैक्स स्लैब को लेकर भी बातें आ रही हैं कि उस तरह से कोई छूट नहीं मिला और अब व्यापारी वर्ग या जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको इससे समस्या होगी, क्या लगता है? हाँ, एक्चुअली यह जो सैलरीड पर्सन है उनके लिए बजट में कुछ नहीं है, बिल्कुल सही है। और सरकार के लिए करना भी बहुत मुश्किल था। कारण ये था कि अगर सरकार तो ऑलरेडी खर्च बढ़ा दी है, कोरोना के वजह से सरकार का काफ़ी खर्च बढ़ गया है। कोरोना के वजह से सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काफ़ी वृद्धि की है, शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी वृद्धि की है, लेकिन सरकार पे आय के स्रोत नहीं है। अगर यदि सरकार सैलरीड पर्सन को राहत देने के लिए कर दर में कटौती कर देती तो इनके आय कम पड़ जाते, तो जो आय और व्यय का जो गैप है, जो घाटा है, और बढ़ जाता। मतलब हम लोग जो राजकोषीय घाटा का साइज़ बड़ा हो जाता। राजकोषीय साइज का घाटा बड़ा हो जाने से सरकार के लिए और कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता। दूसरी बात यह है कि सरकार के पास एक एफआरबीएम एक्ट है। एफआरबीएम एक्ट ये बताती है कि आप कुल जीडीपी का जो राजकोषीय घाटा होगा वो 3.5% के आसपास होनी चाहिए। लेकिन सरकार के लिए इस कोरोना पीरियड में 3.5% रखना बहुत चुनौती था, है ना। तो अगर अभी उसको 6% रखा हुआ है, आगामी के लिए 6% रखा हुआ है, अगर सरकार कर में भी कटौती कर देती तो आय का भाग और छोटा हो जाता है, तो 6%, 9%, 10% चला जाता है। ठीक है, तो अब क्या होता कि अब अगर हम विनिवेश करते तो विनिवेश से भी हमको बहुत, जैसे विनिवेश से 1.5 करोड़ का उम्मीद जताया जा रहा है कितना पैसा आ सकता है। लेकिन अगर जितना हम उम्मीद कर उतना नहीं आता तो हम सीधे बोरो करते, ऋण लेते, उधार करते, तो हमारा कहीं ना कहीं इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ जाता है। मतलब दूसरे देश को हम ब्याज भुगतान कहीं ज़्यादा करते तो देश के लिए एक और बड़ी चुनौती होती। इसलिए सरकार ने यहाँ पर सैलरीड पर्सन को मतलब थोड़ा सा नुकसान पहुँचा और उसके बारे में नहीं सोचा। एक स्कूल जो देती है बेहतर शिक्षा और बच्चों के संपूर्ण विकास का वादा। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल, सेक्टर 2, धुरवा, रांची। झारखंड में हम बैठे हैं, झारखंड में बैठकर बातचीत कर रहे हैं। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बस मेरा अंतिम सवाल है, झारखंड के विकास के लिए इस बजट में कुछ खास नहीं है, ये बातें भी आ रही हैं। और झारखंड जो राज्य है सर, यहाँ पे भी काफ़ी मात्रा में हम देखें कि एक जो माइग्रेशन क्राइसिस झेलने को पड़ा, काफ़ी लोगों की नौकरियाँ गई, मजदूर क्लास लोग बहुत प्रभावित हुए, खासकर जो भी निम्न वर्गीय लोग हैं। इसके साथ ही जो उद्योग की बात की जा रही थी कि कुछ उद्योग बढ़े तो रोज़गार बढ़े और जब पलायन है वो रुके, तो क्या उद्योग बढ़ने को लेकर झारखंड में और आम तौर पर झारखंड के डायरेक्टली कोई प्रावधान या कोई योजना इस तरह की नहीं आई, तो इस पर क्या लगता है? नहीं, झारखंड के नाम से नहीं है, लेकिन जैसे कृषि के नाम पर है ना। कृषि के लिए ऐसा किसी स्टेट का चर्चा नहीं है ना। झारखंड का जो अर्थव्यवस्था वो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है और किसानों के लिए यहाँ पर काफ़ी व्यवस्था की गई है। तो जो किसान के लिए जो लाभ जो मिला जा रहा है, चाहे वो धान की बात करें, गेहूं के मारे जो उसमें जो लोग का समर्थन कीमत होता है, समर्थन मूल्य होता है, उसको 1.5 गुना करने की बात कही गई है, तो वो फायदा झारखंड के किसान को भी मिलेगा। दूसरी बात है कि जो हम लोग का छोटे और मंझले दर्जे के जो उद्योग है उनके लिए एक विनिर्माण हब बनाने की जो प्रयास किया जा रहा है,
ठीक है, तो ये ऐसे उद्योग हैं जो घर के मेंबर के द्वारा या छोटे मोटे लोगों से मिलकर चलाए जाते हैं। तो ये सारे उद्योग को भी हम यहाँ पर बढ़ावा दे सकते हैं और झारखंड के लिए भी एक अच्छा अवसर होगा। तो इसमें हम ऐसे नहीं बोल सकते झारखंड के लिए अलग से कुछ नहीं किया गया है। ये सारे चीज़ जनरल हैं, सामान्य हैं, जो हर राज्य में इम्प्लीमेंट होंगे और इनका फ़ायदा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ दिलीप कुमार साहू सर थे, जो कि गौस्ना कॉलेज में इकोनॉमिक्स विभाग के एचओडी भी हैं। बजट के तमाम बारीकियों के बारे में और राज्य स्तर पर किस तरह से बजट किसके लिए लाभकारी हो सकेगा, थोड़ी बहुत जो कमियां हैं वही भी गिनाई। और बकौल दिलीप कुमार साहू, यह बजट एक संतुलित बजट है जिसका फ़ायदा या नुकसान आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। आप देख रहे हैं द फॉलोअप अपने सहयोगी अमजद के साथ में विवेक। नमस्कार। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in